नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए वीडियो की ओर आ रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 उत्तर वैदिक काल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ध्यान से समझने का इसे प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इस काल के बारे में राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, इससे रिलेटेड इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट राजनीतिक जीवन। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था, धीरे धीरे इस काल में राजकीय प्रभुत्व स्थापित होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है, इस काल में जो जितने भी प्रशासन का शक्ति था वो राजा के हाथ में जाने लगा। यहाँ पर सभा, समिति, विदतगढ़ जैसे जो भी संस्था थी वो क्या होने लगे, समाप्त होने लगे धीरे धीरे। और बहुत सारे वंश मिलकर जनपद का विकास किए, जैसे में भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद बनाया। ये इम्पोर्टेंट है, भरत और पुरु ने मिलकर कौन सा जनपद बनाया, कुरु जनपद बनाया। और इस काल में राजाओं के विभिन्न नाम थे, अलग अलग क्षेत्र में राजाओं के विभिन्न नाम थे। तो हम समझते हैं, उत्तर के राजा को क्या कहा जाता था, विराट। दक्षिण का शासक क्या कहा जाता था, भोज। पूर्व के शासक क्या कहा जाता था, सम्राट। पश्चिम के शासक क्या कहा जाता था, स्वराष्ट्र। मध्य को शासक क्या कहा जाता था, राजा। यह कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर को शासक क्या कहते थे, तो यहाँ पर आपको लिखा है उसे विराट कहते थे। अगला पॉइंट है, इसमें जो भी राजा का जो पद था, राजा का जो पोस्ट था वो आनुवांशिक हो गया। वो अपना जो पद था अपने से बड़े पुत्र को देने लगा। इस काल में जो भी राजा बनेगा उसका 4 लड़का रहेंगे, तो जो फर्स्ट वाला लड़का होगा वही राजा बनेगा। और इस काल में यज्ञ का प्रभाव बढ़ गया। कहने का मतलब ये है, यज्ञ जो था उसका प्रभाव बढ़ गया। राजा अपने सुख के लिए बहुत सारे यज्ञ करवाते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ है, जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक का टाइम होता था। जब कोई राजा को राज्याभिषेक करता था तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। अगला है अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। जो भी अपना साम्राज्य जब फैलाते थे तो लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अगला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, अपने शक्ति क्षमता को दिखाने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स, यह था उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन। तो देखिए, इसमें यह ऋग्वेदिक काल से जस्ट इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया, और वहाँ पर कर्म था परंतु यहाँ कर्म से बदलकर क्या हो गया, जन्म हो गया। अब आपका टैलेंट नहीं देखा जाएगा, और आपका जिस घर में जन्म हुआ है उस हिसाब के आपका जन्म तय होगा। आप राजपूत घर जन्म लिए हैं तो राजपूत हो जाएंगे, ब्राह्मण के घर में हुए तो ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षुद्र के घर में हुए तो क्षुद्र, और वैश्य के घर में हुए तो वैश्य। इसका आधार क्या हो गया, कर्म से बदलकर जन्म हो गया। और उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का स्थापना किया गया। 4 आश्रम, देखिए हमारे जीवन काल को 100 वर्ष में बांटा गया। कितने वर्ष में, 100 वर्ष में बांटा गया। तो जो 25 साल 0 से लेकर 25 था उसे ब्रह्मचर्य जीवन कहते थे। ब्रह्मचर्य जीवन मतलब लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन अपना स्थापित करेंगे। अगले 25 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ जीवन हो गया। गृहस्थ जीवन कहने का मतलब लोग शादी विवाह करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे और अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। अगला जो 50 साल से लेकर 75 साल तक जीवन था वो वानप्रस्थ हो गया। वानप्रस्थ मतलब लोग ज्ञान लेंगे। ज्ञान कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। जहाँ ब्रह्मचर्य जीवन में हम लोग पढ़ते थे वहीं वानप्रस्थ जीवन में हम लोग लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। और लास्ट जो था 75 से 100 वर्ष का जीवन, वो हो गया संन्यास जीवन। कहने मतलब अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम संन्यास की ओर जाएंगे।
तो उस टाइम का वो जीवन काल बांटा गया था। परंतु इस काल में तो धीरे धीरे सब खत्म ही हो गया है। लोग केवल ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन में रह गए हैं, कहाँ वानप्रस्थ और संन्यास कोई ले रहा है। तो एनीवे जो बात का बात है। अगला पॉइंट है, जहाँ हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का ग्राफ ऊपर उठ रहा था, परंतु उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों का ग्राफ नीचे आने लगा। उत्तरवैदिक काल में नारियों में गिरावट होने लगा, नारियों को शिक्षा नहीं मिल रहा था, नारियों की स्थिति में गिरावट होने लगा, नारियों को असमान की स्थिति से देखा जाता था, नारियों का कोई अच्छा व्यवहार उस काल में नहीं किया जाता था। यहाँ तो कि अथर्ववेद में कन्या की निंदा की गई है, अथर्ववेद में कन्या की निंदा की गई है, और ऐतरेय ब्राह्मण में तो कन्या को दुख का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को दुख का कारण बताया गया है। तो इस सब ग्रंथ से हम क्या सीखते हैं कि इसमें कन्या पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक उस समय गलत बात थी। आगे है, इस काल में कुछ विदेशी महिलाएं भी थी, जैसे मैत्रेयी थी, कात्यायनी थी और भी थे। और स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, स्त्रियाँ पढ़ती थी, सभा समिति में भाग लेती थी, परंतु उत्तरवैदिक काल में यह सब स्त्रियों का सब क्या हो गया, बंद हो गया। अगला है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। जो हम कहते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं, कोई भारद्वाज गोत्र का है, जो भी गोत्र है उस संस्था का विकास किस काल में हुआ, तो उत्तरवैदिक काल में हुआ। तो फ्रेंड्स, यह था उत्तरवैदिक काल का सामाजिक जीवन। अगला है आर्थिक जीवन। तो देखिए, उत्तरवैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है लोहे की खोज। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिला में किया गया था। लोहे का खोज उत्तरवैदिक काल में सबसे पहले किया गया था। लोहे का खोज एक क्रांतिकारी विकास था। लोहे के खोज के कारण क्या हुआ, कृषि बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे, लोग हथियार बनाने लगे, और कृषि के कारण लोगों में अस्थायी जीवन बसने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, और इस काल में एक नए समाज की स्थापना हुई। तो देखिए, लोहे का खोज हुआ, कृषि इसका मुख्य आधार था उस काल का, अस्थायी जीवन लोग व्यतीत करने लगे, और इसमें 4 प्रकार के मृत भांड मिलाया, मतलब मिट्टी का घड़ा जो काला रंग का था, लाल कलर का था, चित्रित था, फिर काला एवं लाल था। तो यह था उत्तरवैदिक काल का आर्थिक जीवन। अगला है धार्मिक जीवन। उत्तरवैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, यज्ञ का भी बहुत प्रभाव रहा। इसमें लोग बहुत धार्मिक कर्मकांड के यज्ञ किए, इतना यज्ञ किए कि मतलब बहुत सारा इसमें यज्ञ किए, धार्मिक कर्मकांड किए। इसमें मुख्य भगवान थे प्रजापति, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, विष्णु और शिव। और याद रखिएगा, पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता होते थे, अब हो गए शूद्रों के देवता। देखिए, पूषण पहले ऋग्वैदिक काल में पशु के देवता थे, परंतु अब क्या हो गए, शूद्रों के देवता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक है, इसका विकास उत्तरवैदिक काल में हुआ। विवाह उस प्रकार 2 प्रकार का होता था, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम मतलब पुरुष उच्च वर्ग का होता था, महिलाएं निम्न वर्ग का, तो उसे अनुलोम कहते थे। वही प्रतिलोम उल्टा, महिलाएं उच्च वर्ग की तो पुरुष निम्न वर्ग का होता था। और इसी में 6 दर्शन का विकास हुआ, जो इम्पोर्टेंट है 6 दर्शन। सांख्य दर्शन किसने निकाले, कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय गौतम ऋषि। वैशेषिक कणाद मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। इसे आप याद रखिएगा, ये विव्याय है। तो फ्रेंड्स, यह था उत्तरवैदिक काल की जानकारी, और मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर जितना भी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन था आपको सभी बता चुके हैं। और आप पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। और इस तीनों सीरीज को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से वैदिक सभ्यता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, न्यू वीडियो महाजनपद काल। तो इसी तरह हम मेरे वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।